हमने जो पल थे वो साथ गुजारे थे। तो जब भी वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा झटका था। पर मेरे पापा ने, भाई साहब गए थे भगत सिंह जी, उन्होंने सिर्फ झोली फैला के बेटी मांगी। जब रिश्ते की बात हुई तो पंचायत आ गई थी हमारे घर पे कि दड़बा का रिश्ता नहीं होने। जब मैं मेन गेट पे एंट्री करी थी उस टाइम मेरे को हाथ में बंदूक दी गई थी जी। मेरे को बंदूक दी गई, फिर मैंने उसी टाइम फायर भी किया। ठान ली थी कि ना डरना है, ना दबना है, ना झुकना है। मतलब ठेकेदार जी को जेल भी हुई थी। वो जेल हो गई थी। पर जेल होने के, क्योंकि जब मेरा बेटा छोटा था वो 7 दिन का था, पुलिस के बीच में ही रही हूँ वैसे तो। बच्चों को जन्म भी मैंने इन्हीं के बीच में। तो उसी बेड के सामने जो पुलिस वाला था उसने 2-3 दिन तक वहाँ पे बोतलें वगैरह। जब मैं घर पे कमरे में एंट्री करती हूँ तो जो मेरी चारपाई लगी थी उसके नीचे पुलिस वाला घुस के आके अस्पतालों वालों का राज था। और वो टाइम था तो बुरा ही। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी के स्पीच सुनती थी मैं, उसकी वीडियो से मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है जी जी। क्योंकि आज एक जो दबंग सरपंच का जो नाम दिया उसी वीडियो में। पंचकुला इकट्ठे हुए तो वो माहौल कैसा था? चंडीगढ़ का जो बैरिकेड था वो बहुत ऊंचा था। तो मैं और मांगेराम सरपंच ऐसे खड़े थे। तो मैंने मांगेराम सरपंच बोला मेरे को क्या प्रधान जी इसके ऊपर चढ़वा। जब वो लाठियां बजने लगी तो एक सरपंच था उसका पैर फंस लगी तो वो लाठियां सारी मांगेराम पे आ पड़ी। जी जी जी। जो लेडी पुलिस थी वो लाठियां मार रही थी, मेरे हाथों पे चोट भी आई। जैसे लाठी चार्ज हुआ ना तो सारे जो सरपंच थे वो भाग निकले। जी जी। कोई नहीं बचा। मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि मैडम जो भूख हड़ताल होती है वो दिखाने की होती है, करने की नहीं होती। अच्छा। कि मैं सूट में तो मेरे को पहचान लेंगे जी। मैं जींस पहन के और जनसंवाद होगा उसके बीच में वाल परिवार में स्वागत था तो आपके हाथ में रिवाल्वर पकड़ाई गई थी। जब आपकी बहू की एंट्री घर पे हुई तब उसका आपने वेलकम कैसा किया? राजनीतिक एक है यूज एंड थ्रो। शुरुआती दौर में आप हुड्डा गुट के साथ थे, उसके बाद शैलजा ग्रुप के साथ। इस तरह मैं जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी, पार्टी नहीं छोड़ सकती। नमस्कार, आज के हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं दड़वा गांव से दबंग सरपंच संतोष बेनीवाल। संतोष बेनीवाल का जब भी जिक्र आता है तब ऐसे में जिक्र आता है कि एक महिला ने अपने सरपंच काल कार्य में जब सरपंचों ने आंदोलन शुरू किया तो इस महिला ने पूरी मौजूदा हरियाणा सरकार थी, उस समय के सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, पूरी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया था जब उस आंदोलन में आए थे। और आज उनसे बातचीत करते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करेंगे और उनकी जो पर्सनल लाइफ है उनके बारे में भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि असल लाइफ में वो कैसे हैं। जो उनका चेहरा दिखाया जाता है एक दबंग महिला के तौर पर उनको दिखाया जाता है और काफी चर्चाओं में रही हैं संतोष बेनीवाल। तो आज उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मिलने का आज अच्छा अवसर मिला है, उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं। तो प्रोग्राम की जो शुरुआत है आज के कार्यक्रम की वो करते हैं। हाँ जी मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जो आज आपने हमें जो अपना कीमती समय दिया। थैंक यू मैम। हाँ जी, पहले तो मैं आपका हमारे दड़बा गांव में पहुंची हूँ तो मैं स्वागत करती हूँ और आपके मीडियम के माध्यम से नवरात्रे चल रहे हैं तो जो भी हमारे साथी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको नवरात्रों की बधाई देना चाहूंगी। जी जी। तो मैम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले तो आप अपने जन्म स्थान और अपने माता पिता के बारे में बताएं। देखिए मैम, मेरा जो जन्म स्थान है वो राजस्थान सवाई छानी का है और जो मेरे माता पिता हैं, पिताजी का नाम है वो बद्री प्रसाद माचरा और माता जी है वो उनका नाम है वो तारावती देवी है। जी जी जी। हाँ जी। और मेरा जो जन्म है वो सवाई छानी मेरे ननिहाल में हुआ था और जैसे भी कुछ सालों तक मैं ननिहाल में ही रही हूँ। जब पढ़ाई की तो छोटी थी तो पढ़ाई भी मैंने वहाँ पे भी की। जी जी। तो बचपन कैसे व्यतीत हुआ? बचपन में क्या शौक रहे हैं? पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? मैं वैसे आपको बताना चाहूँगी कि हम 4-5 बहन भाई हैं जी। मेरे से एक भाई छोटा है और एक बहन भी बड़ी थी। तो जब मेरा जन्म हुआ था तो पापा बड़े खुश हुए थे जी कि हमारे घर बेटी ने जन्म लिया है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो बहुत सुंदर पैदा हुई थी
और पापा को गर्व था जब मेरे को देखने गए और देखा। उसके बाद मैं मम्मी को बोला कि इसका अच्छे से ध्यान रखना जी। कि मेरी बेटी सुंदर बहुत है। तो उनको भी एक नाज हुआ कि बेटी पैदा होने पे। और जब वो आते हैं ना, नाई गांव में आता है बधाई लेने के लिए, तो उस टाइम ये देखो मेरा जो जन्म है वो 1978 के करीब है। तो उस टाइम मेरे पापा ने जो रेडियो था उस टाइम था, जो नाई था उसको रेडियो दिया था। जी जी। हाँ जी। इतनी खुशी थी हाँ बेटी जी, के इतनी पैदा खुशी होने थी। पर। हाँ जी। जी जी। तो बचपन कैसे व्यतीत हुआ? बचपन में देखो जैसे लाडों से पली, हम्म। एक छोटे भैया भी थे, बहुत प्यार से रखा गया मेरे को। और जो संस्कार थे और बहुत ही अच्छे संस्कार दिए गए, क्योंकि आज जिस मुकाम पे खड़ी हूँ तो वो माँ बाप के संस्कार है। जी जी। तो बचपन में क्या शौक थे आपके? बच्चों जैसे आज तो एक दबंग सरपंच, दबंग महिला के रूप में है। आपकी पहली वीडियो भी वायरल हुई थी फायर करते हुए, है ना? वो मतलब शादी की वीडियो थी जहां पर आपने अपना मतलब खुशी थी वो दिखाई हाँ थी। जी। बचपन में कैसे शौक थे? क्या बचपन में भी ऐसा ही शौक था? नहीं मैम, बचपन में सबके साथ मिलजुल के रहना, सबके साथ खेलना, क्योंकि उस टाइम में खेल होते थे गुल्ली डंडा, जी। और जो वो छोटे पैसे आते थे पंजी दस्सी, उसे भी खेलते थे। जी। जैसे वो एक गड्ढा बना के और उसके अंदर गोलियां कंच गोलियां भी हाँ, खेलते कांच थे। की गोलियां। और उसके बाद में जब भी हमारा जो पढ़ने का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम में मैं कबड्डी की प्लेयर रही हूँ। जी जी। हाँ जी। और खो खो की भी प्लेयर रही हूँ। क्योंकि जब 5th क्लास में थी तो पापा एक्सपायर हो गए थे, क्योंकि उस टाइम मेरी शायद उम्र 9-10 साल की थी। तो इसी घड़ी में पापा भी एक्सपायर हो गए। सबसे बड़ा झटका हाँ था जी, उस वो समय बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए। और क्योंकि जब एक्सपायर हुए थे तो उस टाइम हमने जो पल थे वो साथ गुजारे थे। तो जब भी का। पापा एक्सपायर हुए थे तो मैंने 5th क्लास के जो एग्जाम थे मेरे, वो चल रहे थे। और 28 तारीख को वो एक्सपायर हुए और 31 को मेरा जो रिजल्ट था वो आना था। तो मैं उस दिन जो मेरा रिजल्ट था वो नहीं लेने पहुंची थी। तो वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा झटका था। पर मेरे पापा ने एक बात कही थी मेरे को कि बेटा, क्योंकि उतनी समझदार उस टाइम मैं नहीं थी जी। आजकल बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, पर उस टाइम इतना नहीं था। और पापा ने मेरे को एक बात कही थी कि बेटा जहाँ भी खड़ी हो मेरी पगड़ी का हमेशा ख्याल रखना। आज के दिन मैं जहाँ भी खड़ी होती हूँ तो ये चीज़ मेरे मन में हमेशा रहती है कि जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं उन पे कहीं आँच ना आए, भी मेरे नाम से कोई उंगली ना टेके। जी। हाँ जी। मतलब बहुत बड़ा सदमा था हाँ ये। जी। देखो, बाप के लिए कोई भी बाप हो, बेटियां एक परी होती है। हर बाप के लिए अपनी बेटी एक परी होती है। और जितनी खुशी थी आपके पैदा होने पर, और आप 8 साल की थी जब पिता का जो साया था वो उठ गया, उसके बाद सोच क्या थी? क्या एम लेकर चले थे? क्योंकि आपके बचपन पैदा होने के साथ बहुत खुशियां जुड़ी थी। देखिए, एक मेरे पापा का भी सपना था कि मेरी बेटी है वो कुछ बने, पढ़े लिखे और कल को ये मेरा नाम रोशन करे। तो वो चीज़ मेरे हमेशा, जहाँ भी मैं पढ़ाई करती या कहीं भी बैठती तो मेरे हमेशा ये चीज़ रहती थी कि मैं कुछ करूं और मेरे माँ बाप का नाम मैं रोशन करूं। तो उसी के हिसाब से मैं वहाँ से चली। और उसके बाद में चलो एक अलग अलग परिवारों से रिश्ते भी आते रहे, पर वो भी सेटिंग नहीं हुई, भी अच्छे रिश्ते नहीं थे। पर उसके बाद में मैं जब 9th क्लास में थी तो ये रिश्ता जो यहाँ का था ये गया था मेरे लिए। भैया भी छोटे ही थे, इतने बड़े नहीं थे, उनकी भी इतनी सूझबूझ नहीं थी। तो जब ये रिश्ता गया था तो
भैया जो हमारे थे वो हमेशा ही खुले विचारों के थे। कोई भी रिश्ता जाता तो मेरे से पूछते थे। तो उस टाइम भी मेरे से पूछा गया। 91 की बात है। तो उस टाइम जब रिश्ते की बात आई तो मेरे से हर तरह के विचार पूछे गए कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए। तो जैसे पहले जो रिश्ते आए उनके लिए मैंने मना कर दिया कि ये रिश्ते ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी एक मांग थी उस टाइम भी कि जिसने दहेज के लिए कुछ हमारे आगे कोई डिमांड रखी ना, तो मैंने वो रिश्ता मना कर दिया। क्योंकि मम्मी को मैंने एक ही बात कही थी कि आज ये मांग रहे हैं, आज ये एक चीज मांग रहे हैं, कल को दो मांगेंगे, बिल्कुल, तो ये रिश्ता हम भी अच्छी बात नहीं है। तो उसके बाद में ये रिश्ता गया था हमारा। तो भाई साहब गए थे भरत सिंह जी, उन्होंने सिर्फ झोली फैला के बेटी मांगी थी। तो देखो संजोग थे, और आज सबका आशीर्वाद मिला और परिवार का साथ रहा, तो रिश्ता भी हुआ और आगे जो हमारे पूर्वज थे उस हिसाब से हम चले। जी जी। जब आपका रिश्ता हुआ, जैसे आपको पता चला कि आपकी शादी दड़वा गांव के अंदर हो रही है, और दड़वा गांव तो शुरू से, आज से नहीं, काफी लंबे अगर इतिहास में पीछे जाते हैं तो काफी दबंगई में काफी रहा है कि पूरा दबंग गांव है, लड़ाई झगड़े, गोलियां चलना आम, मतलब ये बातें इस गांव के लिए आम थी। मतलब जो हम भी सुनते हैं, हमारी नॉलेज में जो आ रहा है कि इस गांव का एक माहौल ऐसा था। और बेनीवाल परिवार की बात करें, जिस परिवार से आप ताल्लुकात रखते हैं, उस परिवार की बात करें तो एक चर्चाओं में परिवार था, शुरू से राजनीतिक परिवार था। जब आपको पता चला कि आपकी शादी इस परिवार के साथ फिक्स हुई है, तब क्या सोचा था? तब डर नहीं लगा कि ए माँ कठे ब्याह दी? नहीं नहीं, मेरे को एक कहते हैं ना, लड़की का सपना होता है। जिस दिन ये रिश्ता गया था तो मेरे को ये लगा कि जो मैंने सपने लिए थे वो आज पूरे होने जा रहे हैं। क्योंकि मेरे मन में भी एक ये चीज थी कि कुछ ऐसा रिश्ता हो। क्योंकि जब भैया इनकी फोटो लेके गए थे, क्योंकि मैंने नहीं देखा भी इनको सामने भी, जैसे लड़का लड़की आपस में देखते हैं, तो मैंने नहीं देखा। भैया सिर्फ फोटो लेके गए थे और फोटो से इनको पसंद किया और मैंने हाँ भर दी। पर भैया ने एक बार प्रेशर बना के 2-3 बार मेरे से कहा कि ऐसे ऐसे उनकी दुश्मनाई है। अच्छा। हाँ, उनके ऐसे कत्ल हो जाते हैं। तो मैंने कहा, भैया को यही बात कही, भैया कोई बात नहीं है, मेरे को सब चलेगा, मेरे को ऐसा ही रिश्ता चाहिए था, आप हाँ भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डर नहीं था बिल्कुल? हाँ, बिल्कुल भी डर नहीं था। क्योंकि हमारे जो परिवार में हमारी जो माजरा फैमिली है उसके अंदर हम 15 लड़कियां थी, और 15 लड़कियों के अंदर एक मैं ही ज्यादा बोल्ड थी, सबको साथ रखती थी। पर किसी भी लड़की पे कोई आ जाती, कोई भी लड़का छेड़ देता या किस तरह की कोई बातें होती, तो मैं घर जाके बता देती थी कि ऐसी ऐसी बात होती है। तो मेरे को इस चीज का कोई डर नहीं था। मेरे को चाहिए ऐसा था कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए। जी जी। तो जब ये रिश्ता आया तो मैंने एक झटके में हाँ भरी थी इसके। जी जी जी। तो शादी का समय कैसे व्यतीत हुआ? जैसे आपकी जब इस गांव की मान मर्यादा के साथ इस घर की बहू बनकर आप यहाँ पर आपने अपने कदम रखा, तो वो पल कैसे थे, वो समय कैसा था? देखिए, वो समय, उस टाइम आपस में इनकी दुश्मनाई थी बहुत ज्यादा। देखो, गांव में भी ये चर्चाएं होती थी, जब रिश्ते की बात हुई तो पंचायत आ गई थी हमारे घर पे कि दड़बा का रिश्ता नहीं होने देंगे। फिर मैंने मम्मी को एक ही बात कही थी कि मम्मी, रिश्ता करो तो ये करना, नहीं दूसरा रिश्ता मत करना। तो मम्मी ने भी फैसला कर लिया कि ये रिश्ता करेंगे। और उसके बाद में इनका साथ मिला। जैसे 92 में मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, 93 में तो एंगेजमेंट हो गई। उसके बाद में जैसे हमारे आपस में मिलन हुआ और जैसे परिवार के रिश्ते बढ़े, तो इस घर में मैं जब आई तो मेरे लिए कोई नया वैसे कोई वो नहीं था, और ना मेरे अंदर कोई डर था। क्योंकि जब मैं मेन गेट पे एंट्री करी थी उस टाइम मेरे को हाथ में बंदूक दी गई थी। जी। तो किसने पकड़ाई वो बंदूक? वो मेरे जेठ का बेटा है, अजीत। जी जी। हाँ, क्योंकि
वो हमेशा ही मेरे साथ रहता था, और रिश्ता हुआ उससे पहले भी हमारे घर जाता था, और वहां पे भी जैसे कोई ना कोई हथियार लेके जाता था, और हम बैठते थे, और सबकी जो एंटीना होती थी उस टाइम वो तोड़ते थे हम बैठे बैठे किसी की भी हमने पास पास एंटीना नहीं छोड़ी। तो बहुत अच्छा रिश्ता रहा, जेठुता होते हुए भी वो एक भाभी देवर का जो रिश्ता होता है वो हमने आपस में बातें करनी हर तरह की। तो वो आते ही यहाँ एंट्री हुई तो यही चीज मेरे को मिली, उसने आते ही मेरे को बंदूक। तब कैसा पल था कि जब एकदम से कहते हैं ना दुल्हन आती है उसको ज्वेलरी दी जाती है, पाँव में पंजेब दे दी, नेकलेस दे दिए, वो दे दिए, लेकिन आपके हाथ में बंदूक पकड़ा दी, थमा दी गिर, तब कैसा था? अभी कहाँ फंस गई? कोई डर नहीं लगा, मेरे को बंदूक दी गई, फिर मैंने उसी टाइम फायर भी किए थे। अच्छा जी जी, फायर भी किए थे। तो पहली बार ऐसे फायर किया तो डर नहीं लगा? नहीं नहीं, कुछ कोई डर नहीं लगा मेरे जी को, जी, क्योंकि डर तो मेरे अंदर था ही नहीं। डर उसी दिन निकल गया जिस दिन पापा एक्सपायर हुए थे, क्योंकि मेरे मन में मैंने एक ठान ली थी कि ना डरना है, ना दबना है, ना झुकना है, कुछ करके दिखाना है। जी जी जी। तो शादी के बाद जैसे आप यहाँ पर पहुंचे, तो देखो जो सुनने में भी आ रहा है कि आपकी शादी के बाद ही मतलब ठेकेदार जी को जेल भी हुई थी, वो मतलब कैसा था? वो पल आपके कैसे रहे थे? परिवार के बीच में कैसा मिलन माहौल था? देखिए, जब 94 में हमारी शादी हुई थी, और जो बेटा है बड़ा वो 96 में उसका जन्म हो गया था, और दूसरा बेटा 98 में जन्म हुआ था। तो जब दूसरा बेटे का जन्म हुआ तो उसके बाद में ठेकेदारी जी पे 302 का पर्चा लग गया था, और इनको जेल हो गई थी। पर जेल होने के, क्योंकि जब मेरा बेटा छोटा था वो 7 दिन का था जिस दिन इनको पेश किया गया था, और जिस दिन इसका जो छोटे बेटे का जो जन्म था वो इसी परिस्थिति में हुआ था कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो हॉस्पिटल में पूरा पहरा लगा दिया था पुलिस ने। मैं इसी तरह पुलिस के बीच में ही रही हूँ वैसे तो बच्चों को जन्म भी मैंने इन्हीं के बीच में दिया। जी जी। तो पुलिस का जैसे पहरा लग गया, और उसके अंदर जैसे जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी और उसके बाद में जैसे मेरे को बेड पे लाया गया, तो उसी बेड के सामने जो पुलिस वाला था उसने 2-3 दिन तक वहाँ पे बोतलें वगैरह लगवाई अपने, कि किसी तरह ठेकेदार जी के लिए वो पकड़ने के लिए वहाँ बैठे रहे कि वो आएंगे, और विधायक जी और कोई भी आता है तो उनको यहाँ पे अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लिया जाएगा वहीं पे। तो ऐसा नहीं हुआ, क्यों हम वहाँ पे लेडीज ही थी सारी, लेडीज ही हमने जो वहाँ 4-5 दिन हमें रखा, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ जो सारी घर की लेडीज थी उन्होंने संभाली थी। तो उसके बाद में जब मेरे को घर लाया गया, वहाँ से हम आते हैं हॉस्पिटल से चलते हैं तो आगे जैसे जिप्सियाँ लगी थी पुलिस की, और जब मैंने घर पे एंट्री करी तो पुलिस ही पुलिस आगे पहुंच जाता। तो एक तो मजे की बात तो मैं ये बताऊं कि जब मैं घर पे कमरे में एंट्री करती हूँ तो जो मेरी चारपाई लगी थी उसके नीचे पुलिस वाला घुस के आके अच्छा यहाँ कोई ना कोई तो आएगा, कोई तो कोई आएगा। फिर मैंने भैया बाहर निकलो, यहाँ कौन है, कोई नहीं आने वाला यहाँ, आपका दिमाग तो नहीं खराब होगा। उसको मैंने जबरदस्ती मेरी वहां से निकाला। पर देखिए वो टाइम भी था जब छोटे छोटे बच्चे थे, और बड़ा मुश्किल टाइम था वैसे सोचे तो, क्यों कि ऐसे हालातों से गुजरे। बिल्कुल, बहुत बुरे हालात थे वो दिन, आज याद करें तो ठंड चढ़ती है। पर फिर भी परिवार का साथ रहा, क्योंकि परिवार ने कितना सहयोग दिया था उस समय? जब मैं यहाँ रिश्ता करके आई, और उसके बाद में कहते हैं ना, एक माँ गांव में होती है और एक माँ ससुराल में मिली मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। माँ मेरे को ऐसी मिली कि मेरे को कभी गांव जो मेरे परिवार से जब माँ को मैं छोड़ के आई ना, तो आगे उससे भी अच्छी मेरी माँ मिली थी। पर उन्होंने हमेशा ही मेरे को बेटी बना के रखा। बहुत परिवार का जो साथ था वो मेरे को बहुत अच्छा मिला। सबसे बड़ा साथ मेरी सासू माँ का था, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी चारपाई के पास चारपाई लगा के सुलाना, बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि वो टाइम था हर तरह की दुख तकलीफ होती है,
पर मेरे को कभी उन्होंने ना ये कमी महसूस नहीं होने दी। इतने पुलिस के पहरे के बीच में रहे, इतना सब देखा, तब मतलब तब फिर मायके वालों की तरफ से नहीं हुआ अभी संतोष रोका था, उनकी तरफ से ये नहीं था भी कहाँ हमने अपनी बेटी को फंसा दिया या कहाँ फंस गए? देखो, जैसे जिस हिसाब से मैं पली बड़ी हूँ, तो पापा भी इस तरह माहौल के थे, क्योंकि उनका भी जो सिस्टम था वो ठेकेदारी लाइन का था, और वो हमेशा ही दबंग थे, लोग डरते थे उनसे सच कहूँ तो। और मम्मी भी थी, पापा के एक्सपायर होने के बाद में भी मम्मी भी अपनी दबंगी के हिसाब से ही जैसे हमें पाला और है, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उंगली उठाते। मतलब पूरे परिवार के हाँ बीच जी, में डर नाम की हाँ चीज जी, नहीं थी। डर नाम की कोई चीज नहीं थी। तो डर कभी मेरे को नहीं लगा कि किसी भी परिस्थिति में रही, मेरे को कभी, क्यों जेल में भी जाते थे, मिलने भी जाते थे, और जैसे घर में भी पुलिस आती थी, क्योंकि सब पे केस लगा हुआ था। जी, तो कैसे निकाला उस समय के बीच में? बच्चों की परवरिश फिर कैसे हुई, या बच्चों को भी उसी माहौल में ही डाल दिया गया? नहीं, बच्चों की परवरिश तो जब जब बच्चे बड़े हुए तो हमने स्कूलों में डाल दिया। पहले जो डेरे वाला स्कूल है उसमें डाला था, जो ये अग्रसेन स्कूल है उसमें बच्चे पढ़े। पर उस टाइम भी हमने जो टाइम निकाला था ना, वो टाइम बुरा जरूर था, पर हमने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं आने दी, क्योंकि दो पैसे थे भगवान की दया से, और जो बाप की कमी थी वो तो चलो बच्चों को महसूस हुई होगी, बिल्कुल, पर ये चीज नहीं थी कि बच्चों को कुछ कोई कमी और महसूस हुई हो। जी। उन दिनों के बीच में कोई ऐसी चुनौती भी आई जिसका डटकर सामना किया? जैसे हस्बैंड जेल में है, बच्चे छोटे हैं, तो कोई बड़ी चुनौती उन दिनों में कोई आई हो? देखिए, चुनौतियां तो उस टाइम चुनौतियों पे चुनौतियां थी, और एक भय था कि क्या पता अभी रोटी बनी है तो क्या पता खाने देंगे या नहीं देंगे। बिल्कुल, चौटालों वालों का राज था। और वो टाइम था तो बुरा ही टाइम था। ऐसे सोचते थे, तारीखें पढ़ती थी तो ऐसे सोचते थे क्या पता कब जमानत होगी, कब कहाँ होगी, इधर उधर जाते थे तो भी डर भय काफी था। चूल्हे पे पक तो रहा है, लेकिन खाना नसीब होगा कि इस चीज का नहीं था। फिर भी जो परिस्थितियां आई उनका हमने डट के मुकाबला किया। और जो, क्योंकि हमारी जो सासू माँ थी वो बहुत एक दबंग लेडी थी, किसी से भी ऐसे डरना। और यहाँ तक कि जो हमारी जेठानियां हैं उन्होंने तो खेत में पानी तक हाथ भी लगाया, खेत में बिजाई करना, नरमा चुगना और गेहूं की कटाई करना, ये काम सारे किए हैं। और इन्हीं कामों के बीच में हम भी आए, तो हमने जैसे खेत में तो चलो नहीं लेके गए, पर घर के जो काम थे, जैसे गाय भैंस रखते थे उनका गोबर उठाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हर तरह के काम किया। घरेलू जो औरत है वो अपने सारे काम किए हुए हैं, परिस्थिति, हर परिस्थिति देखी हुई है। हर परिस्थिति देखी है। एक चूल्हे के ऊपर 50-50 आदमियों का खाना भी बनता था, तो तोई के ऊपर हम इकट्ठे बैठ के वो खाना भी बनाते थे। जी जी जी, हर परिस्थिति से गुजरे हैं। जी जी। तो राजनीतिक परिवार है, बेनीवाल परिवार राजनीतिक परिवार है, तो आपने कब सोचा कि राजनीति में आना है? जैसे जो बड़े भाई साहब हैं वो विधायक रहे हैं, मौजूदा विधायक भी हैं। हाँ, तो आपने कब सोचा कि अब मैंने भी राजनीति में आना? ये आपकी सोच थी या पूरे परिवार की सोच थी कि संतोष को आगे बढ़ना चाहिए अब राजनीति में? देखिए, खुद की सोच हो या ना हो, जब परिवार साथ नहीं देता तो वो सोच वहीं दबी की दबी रह जाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मेरी भी सोच थी, क्योंकि जब मैं उस टाइम टीवी थे, जब मेरा बचपन था, तो मैं बैठ के सोचने वाली बात है, मैं हमेशा ही राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी के स्पीच सुनती थी मैं उस टाइम। और मेरे मन में ये चीज थी कि मैं भी कभी माइक में बोलूंगी। जी, उस टाइम मेरे मन में ये चीज बचपन से कांग्रेस को सुनते आ रहे हैं। हाँ जी जी जी, क्योंकि मेरे को राजीव गांधी की स्पीच बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने एक शायद 15 अगस्त या इसका प्रोग्राम था, उस पर स्पीच दी थी, तो वो मेरे को स्पीच अच्छी लगी। और एक मन में ऐसा था मेरे कि मैं भी बोलूं। तो यहाँ जब आई तो उसके बाद में मेरे को परिवार की भी सपोर्ट मिली, क्योंकि भाई साहब थे चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल,
इनको ये चीज एक थी कि हमारी घर की बहू बेटियां भी आगे निकले, तो उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में जिला परिषद का इलेक्शन लड़वा दिया। उस टाइम घूंघट प्रथा बहुत थी, क्यों हमारी माँ भी घूंघट निकालती थी, तो हम भी खुद भी घूंघट निकालते थे। तो घूंघट प्रथा से ऊपर उठा के, चूल्हे चौके से ऊपर उठा के, चलो बहुत ये चीज होती है भी, चूल्हे चौके से ऊपर उठाना बहुत बड़ी बात होती है, और एक अपने घर की जो बहू है उसको बाहर लेके जाना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर इन्होंने जो सोच थी वो अच्छी रखी कि हमारी भी बहू है, हमारी भी बेटी है, तो ये भी आगे जाए। तो कह सकते हैं भी जेठ के रूप में बाप का जो फर्ज है, बाप का फर्ज था, बाप वो का निभाया फर्ज है, इन्होंने। हाँ, चौधरी साहब ने निभाया। क्योंकि पापा नहीं थे इनके, ठेकेदार जी के, पर इन्होंने वैसे भी कोई कमी नहीं आने दी, सबको एक साथ रख के और सब सारा परिवार को इकट्ठा खड़ा किया। जी जी। पहली बार आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उसके बाद आपने सरपंची का चुनाव भी लड़ा। हाँ जी। तो काफी भारी मतों से आपकी जीत थी। जब आंदोलन शुरू हुआ, जीत थी, गांव में था भी संतोष बेनीवाल को मौका मिलना चाहिए, और वो लोगों ने आपको दिया भी, प्यार के साथ, काफी उमंगों के साथ आपको जिताया। जब इलेक्शन आप जीते तो आंदोलन था, सरपंचों का आंदोलन शुरू हो गया था। तब उस आंदोलन में जैसे आप आए, हमने पूरा आंदोलन कवर किया है, देखते थे एक ही महिला आगे आती थी और वो थी संतोष बेनीवाल। तब मतलब परिवार ने ये नहीं कहा भी सड़कों पर बैठे हैं सारे और अकेली लुगाई और बेनीवाल परिवार की, चौधरी बस सिंह परिवार की बहू सड़कों के बीच में बैठकर आंदोलन लड़ रही है, तब इतराज नहीं जताया किसी ने? नहीं, ऐसा कोई इतराज नहीं था, क्योंकि ठेकेदार जी की भी पूरी सपोर्ट थी मेरे को। और जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो उस टाइम मैंने इलेक्शन की भावना से इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि उस टाइम मेरे मन में ये नहीं था कि मैं सरपंची का इलेक्शन भी लड़ूंगी। क्योंकि सरपंची के इलेक्शन से पहले मैं डेयरी फार्म चलाती थी, भैंसों की डेयरी करती थी। 300 350 भैंसें थी मेरे पास। तो आपने खुद संभाला है? हाँ, खुद संभालती थी मैं, और यहाँ तक कि भैंसों को नहलाना धुलाना सारा काम मैं खुद, जैसे बैरी लगे होते थे तो उनके साथ लगते थे। और जब हम परिवार इकट्ठा था तो 8-8 9-9 भैंसें भी थी उस टाइम, हम दूध भी निकालते थे। और बिहारी हो या ना हो, मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता था, फिर भी मेरे को दूध निकालने की जरूरत पड़ती तो मैं निकाल लेती थी। आज तक भी ये चीज है कि मेरे को दूध निकालने की जरूरत पड़ती है, मैं दूध निकालती हूँ। जी जी जी। तो वो हिसाब से ही मैं चली थी। उस टाइम एक डेयरी के हिसाब से ही उठी थी मैं। उस टाइम मैंने लड़कियों को कन्यादान देना स्टार्ट किया था जी, डेयरी में से निकाल के। हमारी जो गांव की बेटियां थी उनको मैंने कन्यादान देना स्टार्ट किया। 11,000 रुपये लगाने, मैंने ये सोच लिया कि बेटियों के कुछ ना कुछ लगाना है। तो यहीं से जैसे जो मेरा राजनीतिक कैरियर था वो उठा था। और एक जैसे स्टेज ऐसी आके खड़ी होगी कि महिला चुनाव लड़ेगी। तो उस टाइम में फिर जैसे परिवार इकट्ठा हुआ तो इन्होंने नाम निकाल दिया। नाम निकाल दिया तो फिर मैंने इलेक्शन लड़ा था। और उसके बाद में सरपंची का इलेक्शन हुआ, और उसके बाद में तो आपको पता ही है, जो पिस्टल वाली वीडियो थी वो वायरल होगी। काफी वायरल हुई हाँ, थी। काफी वायरल हुई, और उसके बाद में केस वगैरह भी हो गए थे उसके ऊपर। तो वहां से ही उठ के, चलो ये तो मेरी किस्मत थी या कुछ क्या था पता नहीं मेरे को, पर जैसे मैं सरपंच का इलेक्शन जीत के और आई, और उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुई तब तो बहुत डर लगा कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, क्या पता क्या होगा, सरपंची करने देंगे या नहीं करने देंगे, क्या पता क्या किसकी चाल है। पर उस वीडियो से मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। जी जी। क्योंकि आज एक जो दबंग सरपंच का जो नाम दिया उसी वीडियो ने दिया मेरे को। अब हम आपसे पूछते हैं, वो वाकई में सरपंची जीतने के बाद की वीडियो थी या फिर मतलब पहले की वीडियो थी जो विरोधियों के द्वारा उस समय? नहीं, वो पहले की वीडियो थी, कोई प्रोग्राम था गांव में, उसी की वीडियो थी वो। और वो देखो किसी ने गलत नीयत से डाली थी कि लेकिन आपको फायदा करेगी, उस चीज से फायदा होगी। जी, तो जी। ऐसा कोई पता नहीं लगता कि सितारा कब किस हिसाब से चमक जाए। जी जी जी। तो फिर वहीं से ही हम जैसे उठ के चले, तो हमें ये भी पता नहीं था कि ब्लॉक में जो प्रधान होता है, ये चीज का मेरे को नॉलेज नहीं थी कि ब्लॉक प्रधान भी होता है। किसी फ्रेंड का फोन आया था कि ऐसे ऐसे
संतोष जी ब्लॉक में प्रधान बनते हैं हम्म तो आप प्रधानी के लिए जोर मारना। हम्म तो प्रधानी के लिए हमने जैसे हमारे सरपंच जो साथी थे उनसे जैसे बात बूत करी, हम्म तो उस टाइम में जैसे सबने भाईचारे के साथ मेरे को ब्लॉक का प्रधान बना दिया। हम्म और प्रधान बनने के बाद में जैसे हमारी जो कमान थी वो आगे जो हमारे हाथ में आई, तो अलग अलग ब्लॉकों के प्रधान भी चुनने थे। तो वो जो प्रधान बनाई सभी ब्लॉकों के, उनमें सब में मेरा रोल रहा। हम्म मेरा और सुभाष कासनिया जो मागसरानी के सरपंच है, और मांगेराम जो बेनीवाल है और कागदाना के सरपंच, तो हमने तीनों ने साथ चल के और सभी ब्लॉकों के जो प्रधान थे उनको बनाने का काम किया। और उसके बाद में हमने जैसे जिला प्रधान की बात आई, तो जिला प्रधान मैं नहीं जानती थी किसको कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है या कैसे जी, पर उस टाइम मैंने जसकरण कंग जो मेरा धर्म भाई बनाया जी, मैंने जी, 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 हाँ उसको जिला प्रधान बनाया था भी इसको बनाओ। तो जो ये राजनीति का सिस्टम चला और फिर उसके साथ ही आंदोलन चल पड़ा। आंदोलन का आपको पता ही है, जो ब्लॉक से लेके और चंडीगढ़ तक पहुंचा। जी जी। अब चंडीगढ़ आंदोलन की बात करते हैं, जब आप सब पंचकुला इकट्ठे हुए तो वो माहौल कैसा था? गिरफ्तारियां भी हुई थी, डंडे भी पड़े थे, वहां पर लाठीचार्ज किया गया था, वो कैसा था उसके बारे में बताएं। देखिए पहले तो मैं मेरी ब्लॉक की बात करूंगी कि जो ये ब्लॉक है और जो ये 45 सा नाम से जो मशहूर है हमारा जो एरिया, इसमें कभी आंदोलन नहीं उठा। एक पहली बार ये चीज हुई है कि आंदोलन इन्होंने आंदोलन लड़ा सबने साथ में, और सरपंच आंदोलन ही ऐसा आंदोलन था जो हमारे एरिया ने लड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कभी जैसे पंजाब का हो या किसी तरह का हो, कोई भी जैसे आंदोलन होते थे तो हमारे वालों का रोल नहीं होता था। तो अब की बार सबने है ना भाईचारे के साथ भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिली है इनसे। और चंडीगढ़ तक भी गए ना तो हमारा भाईचारा था वो वैसे का वैसे ही कायम रहा और आज तक भी है। जी जी जी। हाँ जी। तो वो आंदोलन के कुछ यादगारी पल हों उसमें, जब लाठियां पड़ी थी। लाठियां पड़ी तो मैं आपको बताना चाहूंगी। जी जी। हम चंडीगढ़ गए थे तो चंडीगढ़ का जो बैरिकेड था वो बहुत ऊंचा था। तो मैं और मांगेराम सरपंच ऐसे खड़े थे। तो मैंने मांगेराम सरपंच बोला मेरे को क्या प्रधान जी इसके ऊपर चढ़ो आप। जी मैं बोली वो मेरे से तो नहीं चढ़ा जाएगा क्योंकि वो ऊंचा बहुत था वो। फिर बोला चलो मेरा हाथ पकड़ो मैं चढ़ा देता हूँ। उसने मेरे को ऊपर चढ़ा दी। तो उस टाइम मैं बताऊं तो आपको इतनी लाठियां बहुत बुरे तरीके से इतनी लाठियां पड़ रही थी। जी जी। तो जब वो लाठियां बजने लगी तो एक सरपंच था उसका पैर फंस गया। जी जी। हालांकि मैं उसका पैर निकालने लगी, बैरिकेड में फंस गया तो पैर निकालने लगी तो वो लाठियां सारी मांगेराम पे आ पड़ी। जी जी जी। उस पे इतनी पिटाई करी उन्होंने, बेचारे की टांग टूंग पे भी लगी थी उसके। जी जी। और फिर एक सरपंच को बॉल की तरह भी फेंका गया था। बॉल की तरह, वाक्य में बॉल की तरह फेंका गया। जी जी। मैं जैसे वो आगे लाठी पकड़ रखी थी मैंने और उस पे वो जो लेडी पुलिस थी वो लाठियां मार रही थी, मेरे हाथों पे चोट भी आई थी। फिर जैसे लाठी चार्ज हुआ ना तो सारे जो सरपंच थे वो भाग निकले। जी जी। कोई नहीं बचा वहां पे। जी। तो मांगेराम मैं और 2-4 और थे वहां पे ऊपर बैरिकेड पे। तो मांगेराम बोले प्रधान जी नीचे उतरो पीछे कोई नहीं है। जी जी। तो फिर हम वहां से उतर के और वापस चले थे। जी जी। तो वो पल तो उस टाइम याद ही रहने वाले थे। जी जी। जो पड़ी सब भागे। सब भागे। जी जी। तो ये आंदोलन काफी लंबा चला, आपने ये आंदोलन जीता भी। तो उसके बीच में मैम किसान आंदोलन भी आया। जब 45 से आके लोगों ने अपने मुआवजे के लिए आंदोलन लड़ा, तब भी आप भूख हड़ताल पर बैठ गए थे।
उसके बारे में बताएं। देखिए, मेरे मन में एक चीज है, आज भी है जी, और उस टाइम भी थी, कि मैं कुछ करूं, जनता के लिए मैं कुछ करूं। क्योंकि आज के दिन भी हम देखते हैं तो भोली भाली जनता है, वोट दे देते हैं, पर वो अपना जो वोट का हक है वो नहीं मांगते। बिल्कुल बिल्कुल। पर मैंने उनको एक चीज ये बताई थी, चाहे कोई भी आए हमारे बीच में, हम धरना, जैसे चोपटा में धरना लगा था, तो किसान आंदोलन जो चला यहाँ से, तो उस टाइम मैं इनके पास ये बताऊं कि मैं चाय बनाने के भी पैसे नहीं थे। तो हमारी जो सरपंच एसोसिएशन थी उसने पूरा साथ दिया और हमने 51,000 रुपये इनको उसी दिन वहां चंदा दे दिया था कि हम आंदोलन लड़ेंगे। क्योंकि एक मेरे मन में एक ये चीज थी कि हम एरिया के लिए लड़े, पैसे की परवाह मैंने कभी नहीं की, और सपोर्ट मेरे को मिल ही रही थी परिवार से भी और जनता से भी। तो वहां से आंदोलन चला था, आंदोलन लड़ने लगे, और मैंने एक मन में एक बात ठान ली थी कि मैं कुछ करूं और जनता के लिए कुछ करूं और उनको जो उनका हक है वो दिलवाऊं। तो उसी के लिए मैं लड़ती रही। जी, जब बात तहसील से उठ के और टंकी आंदोलन तक गई, जी जी जी, तो वहां हम बैठे नारायण खेड़ा। तो उस दिन मैं बताऊं आपको, बड़ा बेटा भी बाहर चला गया था, जी जी जी, बहू भी बाहर चली गई, छोटा बेटा भी चला गया था, कनाडा था, तो घर में कोई नहीं था। मैं और ठेकेदार जी बैठे थे। तो 13-14 दिन हो गए वहां पे आंदोलन, जो सारे वहां पे चले गए थे, जी जी, जो किसान साथी थे। तो मैं ठेकेदार जी को कहने लगी कि मैं तो वहां जाऊंगी, भूख हड़ताल पे बैठूंगी। जी जी, वो मैं क्यों नहीं बैठ सकती, हमारे एरिया की बात है। तो ठेकेदार जी बोले तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस तरह का काम ना कर लियो। मैंने तो ठान के चली गई, मैं यहाँ से भैया को साथ ले गई, मैं, मेरा भाई था उसको साथ लेके चली गई। जी, वहां पे जैसे सरपंचों पे बात आई, तो हम सारे जो सरपंच साथी थे और भी हमारे सरपंच थे, जैसे नाथुश्री वाली सरपंच रीटा काशनिया थी, तो उससे भी मैंने बात करी, दीदी ऐसे ऐसे बात है, तो आप वहाँ भूख हड़ताल पे बैठते हैं। वो बोली चल बैठते हैं। और सुभाष सरपंच और इनसे भी बात करी, तो सारे तैयार हो गए, बोले कोई बात नहीं प्रधान जी बैठेंगे। तो सबने हमने मिलजुल के और फैसला ले ही लिया। तो मैंने फिर जैसे ही माइक मिला तो मैंने तो बोल दिया माइक में, भैया को वापस घर भेज दिया, भी मैं तो भूख हड़ताल पे बैठूंगी, आप जाओ, और हर दिन वो एक एक सरपंच बढ़ता जाएगा। और हमने ऐसा ही किया, 5-6 सरपंच उसी दिन बैठ गए थे, और सरपंच जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया तो बैठते गए। और हमने किया क्या, उस दिन से हमने जो सरपंचों ने खाना चालू कर दिया। एक एक सरपंच के कितने, चाहे 50,000 लगो चाहे लाख लगो, हमने एक एक दिन। हाँ, तो भाई इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे अभी टंकी आंदोलन की बात चल रही थी, तो ये दबंग सरपंच तो है ही है, इसके साथ सबसे ज्यादा ना मेरे लिए बहुत आदरणीय और मेरी बड़ी बहन है ये। और उस आंदोलन में ना मैं आपको बताऊं, सच्ची बात बता रही हूँ, सबसे जो बड़ा झटका लगा था ना वो मेरे को लगा था, क्योंकि हमने कंटिन्यूस आंदोलन को कवर किया था, पूरी टीम नारायण खेड़ा थी, वो जाती थी। और जिस दिन हम गए, दीदी की सुबह मेरे से बात हुई ना कि आंदोलन चल रहा है हैप्पी, मैं भी आ रही हूँ, तो मैंने कहा हाँ दीदी आप आओ। तो मुझे नहीं पता था कि ये बेबे भूख हड़ताल पे बैठ जाएगी। तो हमारी वापसी थी कि हमने घर जाना है, अब सुबह से लेकर शाम तक कवरिंग कर ली है। तो जैसे हमने गाड़ी की खिड़की खोल ली ना, तो वही बेबे ने अनाउंस कर दिया कि आज से मैं भूख हड़ताल पे हूं। तो मैंने मेरे घर फोन किया कि
कि जो मेरे कपड़े हैं भाई वो पैक करवा के भेज दो, अब बेबे भूख हड़ताल पर बैठ गई है तो हमारा पैरा साथ में रहेगा। और वो पल थे, ये सच्चाई है कि इन्होंने जो आंदोलन लड़ा वो पूरी सरपंच एसोसिएशन ने पूरी शिद्दत और पूरी लगन के साथ आंदोलन लड़ा। अगर इनका साथ था ना तो वो किसान थे वो जीत पाए थे, क्योंकि ये भी किसान की बेटी हैं और उस दुख को ये समझते थे। और जब भी हमारी बात आती थी ना तब ये आती थी कि हैप्पी आपका चैनल कवरिंग कर रहा है लेकिन हर एक किसान को दिखाओ, बहुत लोग बैठे हैं। तो उस बात के लिए ना तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई थी जो दीदी ने पूरे सरपंच एसोसिएशन के साथ लड़कर जीती थी। और जो हमारे चैनल को, मुझे जो इनकी तरफ से प्यार मिला था ना वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। पूरी सरपंच एसोसिएशन ने उस समय हमें ऐसे रखा कि ये हमारे एक परिवार का हिस्सा है, हमारे घर का मेंबर है। तो ये पूरा पॉडकास्ट है वो आप जरूर देखना, क्योंकि हिम्मत और संघर्ष जब साथ में चलते हैं ना तो एक कामयाबी की जो बड़ी लहर है वो उठती है। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी दी, जब वो आंदोलन चल रहा था, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, तब काफी लोगों के जब बातें सुनते थे कि अरे तो ड्रामा चल रहा है, शाम को खा रहे हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तब मन पे क्या ठेस उठती थी, क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग भी होते हाँ जी, हैं, हाँ जी। हर की सोच तो एक जैसी नहीं होती है। तब वो पल कैसे थे, तब कैसे सोचते थे? देखो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं भूख हड़ताल पे बैठी थी ना तो मेरे को ये पता नहीं था कि ऐसे कसम खा के नहीं बैठते क्योंकि मैं वहां कसम खा के बैठ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। भी जिस दिन बीमा आ जाएगा ना उसी दिन ही मैं कुछ खाऊंगी। तो हाँ, पीने को तो हम शिकंजी वगैरह लेते थे, तो शिकंजी दे देते थे एक दो टाइम में, और चाय चुई देते थे, और कुछ नहीं लेते थे। अब तो देखो किसी की मन की बात होती होगी, कोई कुछ ही कहे कुछ ही कहे, पर ये चीज नहीं थी वहां पे। पर मेरा जो मन था मेरा तो लड़ाई में था, मेरा खाने में नहीं था। क्योंकि मैं एक किसी के साथ किसके लिए बैठी हूँ मैं, मेरे किसान भाइयों के लिए, कि वो किसानी से बिलोंग करते हैं, और हर जो किसान पे जो आप किसी तरह की परिस्थितियां आती है तो उनसे गुजरे हैं तो पता है क्या चीज है। जी जी। तो मुआवजे की जब बात आई तो भी चलो कोई बात नहीं, किसान है, किसान की बेटी हूँ, बैठेंगे, कोई वो नहीं है। पर एक जुनून था, क्यों बैठे तो जीते, भी हारना तो मेरे को मंजूर था ही नहीं। मेरे मन में बस एक ही थी कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसको जीत के ही खड़े हों। पर उस दिन चलो भगवान की दया से भी हम 15 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे, और सरकार का भी उस टाइम साथ रहा, और जो 650 करोड़ बीमा था वो भी जारी कर दिया 15 तारीख को। फिर मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी, पर उस टाइम मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि मैडम जो भूख हड़ताल होती है वो दिखाने की होती है, करने की नहीं होती। अच्छा। आप तो करके बैठ गए। ठीक है, वो चीज थी उस टाइम, जुनून था, और है तो ये चीज फर्क तो आता ही है। देखो आज तक मेरी तबीयत भी सेट नहीं है उस आंदोलन के कारण। कभी पेट में इन्फेक्शन होता है, कभी अभी भी मैं 1.5 महीने से बेड से उठी हूँ, और काफी लंबे टाइम फिर मैं बीमार चली। तो पर ये था उस टाइम मेरे को कि मैं जो मेरे किसान भी भाई हैं उनके लिए मेरी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो मैं लगाने को तैयार थी। जी जी जी। हाँ, ये चीज मैं मन में लेके बैठी थी। और आपका ये आंदोलन काफी कड़ा चला, काफी लंबा आंदोलन चला, तो उसके बीच में काफी बार आपको नजरबंद किया गया। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा चैनल तो एक एक पल का साक्षात गवाह है कि वो परिस्थितियां कैसी थी। आप भी बताएं कि कुछ ऐसे पल हो जो आप आज भी ना वो पल है वो भूल पाए। वो पल मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं हिसार रैली थी, उसमें से मैं चली थी, तो मैंने हिसार जो मेरा फोन था वो बंद कर दिया था। तो मैं हमारे फार्म पे आके लेटे थे उस रात को, और उस दिन तो मैंने ये मन बना लिया था कि सीएम साहब आ रहे थे, मनोहर लाल जी, तो उस टाइम मैंने ये मन बना लिया कि मैं सूट में तो मेरे को पहचान लेंगे जी मैं जींस पहन के और जनसंवाद होगा उसके बीच में जाऊंगी। तो मेरा पक्का मन था उस टाइम। पर मेरे को पता नहीं पुलिस को भनक वहां तक कैसे लगी, क्योंकि मेरे को उस दिन सुबह ही 6 बजे फार्म से अरेस्ट कर लिया था।
हालांकि मैं छुप के सोई थी, कपड़े भी चेंज करके सुबह चेंज ना करने पड़े और मैं जल्दी भाग जाऊं। तो वो चीज थी। देखो, चप्पे चप्पे पे पुलिस भी बहुत थी और भी अरेस्ट कर लेते थे। वही चीज उसमें नहीं हुई थी जो सुनीता दुग्गल का था। जी जी जी। तो वो आई थी तो मेरे तो एक वो जुनून चढ़ गया था उस चीज का कि मैं जो हक है उनके, हमारे जो किसान साथी है उनके, मैं मरने नहीं दूंगी। कि हक पे कहीं भी बात आई हो ना, तो फिर मेरे मन में एक ये टीस रहती थी कि क्यों नहीं दे रहे, कि क्यों नहीं दे रहे। आज ये एमएलए मंत्री भी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं तो हमारे वोट से बने बैठे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम क्या भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। जी तो जी ये चीज मेरे मन में थी जी और जी इसी को लेके मेरे अंदर कोई डर नहीं था। यहाँ जी तक जी। कि मैंने अमित शाह की रैली में भी पोस्टर लगवा दिए थे, अमित शाह गो बैक के। उस दिन भी मेरे को अरेस्ट कर लिया था। तो मेरे को भी सारे कहते थे इतनी पुलिस है, ऐसे मार देंगे, मुंह गोली तो मारेंगे नहीं, लठी मारेंगे, उससे मरने नहीं है, मर जाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने साथियों के लिए मरेंगे मरेंगे। जी 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 हाँ जी जी जी। तो अगर आज के समय में मैम बात करें तो हरियाणा को जो सीएम मिले हैं, देखो वो एक नायाब हीरा है। हाँ जी। बहुत मतलब जनता के लिए सोच अच्छी है। तो आज आपकी मौजूदा सरकार के लिए क्या सोच है, या पहले जो सोच थी भी किसानों के साथ गलत हुआ देखिए, है उनके साथ? किसानों के साथ उस टाइम गलत हुआ था और सरपंचों के साथ भी गलत हुआ। क्योंकि हम जब सीएम साहब के साथ टेबल टॉक पे बैठे थे तो हमने एक एक पॉइंट समझाने की भी बात करी थी। उसके बाद में हमने जैसे तरुण भंडारी जी है, उनके साथ अलग भी मीटिंग हुई थी। उनको भी मैंने एक बात समझाई थी कि सरपंच इतने पागल नहीं है, आप इस पावर को थोड़ा बढ़ा के ले आओ, फिर भी मान जाएंगे। पर उन्होंने टस से मस नहीं करने का बोला, भी एक टच से मस नहीं होने देंगे। और मैं तो अब कहती हूँ चलो, नए सीएम साहब आई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 21 लाख पावर बढ़ाई है और आज हमारे भी हाथ खुले हैं, आज हम भी गांव का विकास कर रहे हैं। देखो, सारे सरपंच पढ़े लिखे हैं, सबकी अब की बार है ना, सबकी मन की इच्छा थी कि वो गांव के काम अच्छे करें, कुछ नया करें। हाँ, कुछ नया करें। पर अब की बार जब सीएम आई है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ इस चीज के लिए कि उन्होंने जो हमारी जो समस्याएं थी उनको बहुत ज्यादा सुधारने का काम किया। एक मैंने उनको लेटर भी जारी किया था कि जो टेबल है वो तोड़ी जाए, तो उन्होंने वो चीज भी ध्यान में रखते हुए वो टेबल भी तोड़ी है। तो मैं उनका इस चीज के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी जी। तो मैम बच्चे क्या कर रहे हैं आपके अभी? बच्चे अभी तो देखो, जमीन वगैरह है तो वो संभाल लिया है और बच्चे शूटर हैं दोनों मेरे। अभी जो खेल हुए थे उनमें भी गए थे और शूटिंग चल रही है उनकी। जी जी। तो आगे भी एक बच्चा है वो स्टेट खेल चुका है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और दूसरा बेटा भी खेल रहा है। जी जी। तो देखते हैं आगे मैच होने हैं उसमें जैसे खिलवाएंगे। और तो देखो, जिस हिसाब से जमीन से जुड़े हैं बच्चे और उसी हिसाब से हम यही सिखाते हैं कि खेती बाड़ी करो, इस चीज़ को संभालो, क्योंकि नौकर कोई भी रख लो, पर आप खुद खड़े नहीं होते तो कोई काम नहीं करता। जी जी जी। तो इस चीज़ का नॉलेज भी दे रहे हैं बच्चों को कि खेती ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। आज के दिन बड़ा बेटा है तो वो भी खेती संभाल रहा है, छोटा बेटा है वो भी खेती संभाल रहा है। जी जी। तो जब आपका बेनीवाल परिवार में स्वागत था तो आपके हाथ में रिवॉल्वर पकड़ाई गई थी, जब आपकी बहू की एंट्री घर पे हुई तब उसका आपने वेलकम कैसा किया? देखो, जैसे भी बहू की एंट्री हुई तो मैंने उस बहू के अंदर एक बेटी का रूप देखा। आज के दिन भी आप उससे पूछना, उसको देखना, उसने एक आपकी मम्मी को अपनी मम्मी को एक बात कही, बोली मम्मी आपसे भी अच्छी मेरी सासू माँ है। भी एक बेटी का दर्जा मैं दे के और ये सोचती हूँ कि उसको किसी चीज की कमी ना रहे, क्योंकि बहुत आशा थी मेरे को कि मेरे भी बेटी हो, पर मेरे को बहू के रूप में बेटी मिली है। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी अच्छी जो बेटी है वो मेरे को मिली है। जी जी। तो बहू भी आपकी तरह दबंग है या फिर? नहीं, वो थोड़ा है, डरती है। जी जी। हाँ, इतनी दबंग नहीं है वो, पर ठीक है, बच्चा जिस हिसाब से क्यों नॉर्मल उस परिवार से आई है तो हो जाएगी सेटल धीरे धीरे। पर ठीक है, मैंने फुल पावर दी है कि अच्छी तरह गाड़ी भी चलाती है,
बेटा पढ़ता है तो उसको छोड़ना, ऐसे नहीं। मैं ड्राइवर भेजने को तो ड्राइवर भेज सकती हूँ, पर मैं ये चीज नहीं रखना चाहती कि किसी पे निर्भर हो, ये चीज ना हो बच्चों में। और ये घमंड भी ना हो कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना कुछ है, तो हम नौकरों से ये चीज सारी करवाए। मैं खुद का रखती हूँ कि बच्चे खुद करें। जी जी, बहुत बढ़िया दोस्त के साथ। तो आगे का मैम कैसे है, फ्यूचर कैसे आप देखते हैं? राजनीति में आपने पैर रख दिया, चुनाव लड़ने के भी आप इच्छुक थे, अब आगे का क्या प्लान है? आगे भी चुनाव लड़ेंगे? हाँ जरूर। देखिए, राजनीति में पैर रखा है तो जैसे गांव लेवल की राजनीति से लेके और गांव का साथ रहा और बहुत अच्छा सहयोग रहा पीछे, उसी हिसाब से मैं आगे भी बढ़ूंगी। ऐसे नहीं कि कल को भी इलेक्शन होगा तो बच्चों को लड़वाऊं या किसी तरह, पर ऊपर की राजनीति मैं खुद करूं। जी जी। राजनीति से ऊपर उठकर अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ आप कैसे संबंध है, कैसे देखते हैं राजनीति को? देखिए, लगभग मेरे संबंध सभी के साथ अच्छे हैं और अच्छा रिस्पांस भी है। चाहे मैं किसी के पास भी बैठी हूँ जाके, तो वहां से मेरे को कभी ना नहीं मिली। चाहे कोई भी कहीं भी है, चाहे सीएम साहब के पास भी बैठे हैं और भी है, मैं अभी मिली भी हूँ पीछे, तो मेरे को ये चीज अच्छी लगती है। पर ये चीज एक चीज है, राजनीतिक एक है यूज एंड थ्रो है। ये चीज देखी मैं, बिल्कुल। और झूठ की राजनीति है, ये चीज मेरे को पसंद नहीं है। यहाँ आके थोड़ा सा मेरे को ये होता है कि भी आज के दिन जो जनता वोट देती है हमें, उनसे हम वादे करते हैं, बिल्कुल, उनके वादों पे खरा ना उतरे तो वो नेता किस काम का। पर मैं ये सोचती हूँ कि क्योंकि जिस हिसाब से हम नॉर्मल परिवार से हैं, हर परिस्थितियां देखी है, बिल्कुल, तो उसी नजरिए से मैं जनता को भी देखती हूँ कि जनता कितनी दुखी है। आज आप देख लो कि जनता ने वोट दिया कांग्रेस को जिताने के लिए, बिल्कुल दिया कि नहीं दिया। आज जनता विपक्ष में आके बैठी, जनता के काम नहीं हो रही, तो ये समस्या ही आती है राजनीति में। बहुत बड़ी समस्या है जनता के लिए, क्योंकि एक जनता के सपने होते हैं ना, उनको चूर चूर कर दिया जाता है। जी, तो यूज एंड थ्रो की राजनीति है, इसको बदलना चाहिए। हाँ, इस चीज को बदलना चाहिए, क्योंकि ये सरासर नुकसान जनता का होता है। जी हाँ, नेता का कुछ नहीं बिगड़ता, नहीं चाहे नेता इधर के उधर बैठ जाते हैं, इधर के उधर बैठ जाते हैं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखते हो कि सारे नेता एक जगह में इकट्ठे रहते हैं। जी जी। पर जो वर्कर होता है ना, वो एक जगह कभी नहीं बैठते। जी जी जी। उनके अंदर गांव गांव में टीच बनी रहती है। जी जी। कि मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, मैं इनेलो का हूँ, ये चीज है वो चीज है, आपस में वो लड़ते रहते हैं। पर ये चीज मेरे को पसंद नहीं है कि जनता के साथ खिलवाड़ ना। जो विश्वास किया उसको पूरा करें। हाँ, जो विश्वास, जनता जिस विश्वास के लिए हमें वोट देती है, तो उसका उनका विश्वास है वो पूरा किया जाए। जी जी जी। तो आपके पूरे आंदोलन को देखा है, राजनीति के इतिहास को देखा है, अगर बात करें सरपंच सुभाष कासनिया जी की बात करें, मांगेराम बेनीवाल की बात करें, तो बहुत सहयोग दिया, परिवार की तरह आपके साथ डट के खड़े हैं। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आज की वीडियो में? देखिए, मैं उनके लिए बहुत कुछ कहना चाहूंगी कि जिस हिसाब से वो मेरे साथ चले हैं, कोई नहीं चल सकता। क्योंकि पहला जो रहा मांगेराम का, कि बैरिकेड पे ना चढ़ाते तो कुछ नहीं होता वहां, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, जब हम ब्लॉक से चले तो सुभाष कासनिया जो सरपंच हैं, वो हमेशा मेरे साथ बने रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छे रिश्ते निभाए कि कोई इस तरह साथ चल के और दूसरे के लिए नहीं करता, पर उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। जी जी। मैं इस चीज की तो हमेशा ही सदा ही उनकी आभारी रहूंगी कि आज तक जो राजनीतिक कैरियर उठा और यहाँ तक पहुंचाने वाले वो है। क्योंकि जब मैं सरपंच बनी थी, उसके बाद में जैसे ठेकेदार जी थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उनके कमर का दर्द है, अभी ठीक हुआ है 10-15 दिन में। तो कमर का दर्द रहा, अभी उन्होंने ये चीज नहीं सोची कि ठेकेदार जी कौन है। उन्होंने ठेकेदार जी को अपना भाई समझा और इस परिवार को एक परिवार समझा और यहाँ तक उठा के लेके गए। क्योंकि हमारी जो राजनीति थी
इधर जो भाई साहब थे उनकी राजनीति, जब राजनीति का सिस्टम आने लगा तो हम जो जेठ बहू थे दोनों ने आप अपनी अपनी राजनीति करनी स्टार्ट की थी। जी जी जी। क्योंकि वो हुडा गुट से बिलोंग रखते थे, उस साइड थी, मैं शैलजा मैडम के पास थी, तो वो राजनीति के दो पहलू खड़े हो गए थे। जी जी जी। तो मैं मेरे हिसाब से चल रही थी, वो अपने हिसाब से चल। जी जी। तो शुरुआती दौर में आप हुड्डा गुट के साथ थे, उसके बाद शैलजा ग्रुप के साथ आए, टूटने का क्या कारण था, अलग क्यों हुए आप हुड्डा ग्रुप देखिए, से? टूटने का कारण वो ही रहा, हम्म जनता के साथ धोखा। हम्म ये चीज मेरे को वहां पे भी बर्दाश्त नहीं हुई, हम्म क्योंकि एक रैली के लिए हम इतने लोगों को साथ लेके गए, बहुत बड़ा काफिला था, देखो बहुत बड़ा काफिला था, 3000 के करीब लोग थे शायद। जो हल्का है सारे, चाहे ऐलनाबाद हो, डबाड़ी हो, कालावाली, कोई भी हल्का हो, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ थी वो मेरी थी। हालांकि एक सरपंच थी मैं, विधायक के लेवल पे मैं भीड़ नहीं लेके गई थी। चाहे इधर अमित शाह जो एमएलए थे उनकी भी भीड़ आई, पर टोक्टर में जो भीड़ थी वो मेरी थी। पर उस टाइम भी जब मैं भीड़ लेके गई तो मेरा काफिला रुकाया गया। देखो, राजनीति में बहुत कुछ हुआ। हाँ, वो पत्थर वगैरह भी गिरे गए हाँ, थे, पत्थर बीच में वगैरह रोका गिरे। गया। हाँ। वो क्या पूरा, वो क्या था, क्यों रोका गया था? देखो, वो एक चाल थी कि ये मंच तक ना पहुंचे, ये किसी तरह इसका जो टाइम है वो निकाल दिया जाए, ये मंच तक ना पहुंचे, क्योंकि जहाँ राजनीति कैरियर स्टार्ट होता है तो गिराने वाले भी बहुत आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज होती रही, पर मेरा साथ जनता ने दिया। तो वहां पे गई तो उस टाइम मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया गया, बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो मैंने बोलने के लिए मैं उनसे लड़ाई करी थी। मैंने हाँ, दीपेंद्र हुड्डा के हाँ, साथ आपकी मैंने बहस रिक्वेस्ट करी थी पहले भी, जी। क्यों नहीं बोलने देते, और है तो उसी चीज, वो चीज मेरे को पसंद नहीं आई, तो मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि इस तरह मैं जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। पार्टी नहीं छोड़ सकती, पर मैं मैडम के पास चली गई। जी जी जी। हाँ, तो उसी दिन मैंने मैडम का जो पल्लू था वो थामने का काम किया। जी जी जी। तो अब राजनीति में आगे भी आप बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर के काफी प्लानों को लेकर चल रहे हैं, तो गांव में मैम अब तक कितना रिस्पॉन्स है, गांव के लिए अब तक आपने क्या किया है, कितना प्यार मिला है? देखिए, गांव का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, क्योंकि 2 साल मेरे आंदोलन में निकले, और उसके बाद में जैसे भी हमारे काम चलते रहे, क्यों पहले तो हमने कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया था, आंदोलन कर रहे थे, उसमें काम रुके हुए थे, और अब जो 7-8 महीने जब 21 लाख की पावर हुई है, उसके बाद में मेरे गांव के काम स्टार्ट हुए हैं। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, कहीं गांव की पीढ़ियां बन रही है, और कहीं स्कूल की 4 दीवारी बन रही है, कहीं पे सेट लगे है। ये कोई ऐसा दिन नहीं निकला कि दड़बा में काम ना चलता हो। जी जी जी। पर मेरे दिमाग में यही चीज रहती है, मैं जब सोती हूँ तो यही करके सोती हूँ कि कल मेरे को गांव के लिए क्या करना है। जी जी। ये चीज मेरे दिमाग में रहती है। हर अफसर से मिली हूँ मैं, सीएम साहब से भी मिली हूँ, कि सबसे ज्यादा मैं गांव में काम करवाऊँ, बहुत कुछ करवाना चाहती हूँ, और सोच यही रखा है कि एक गांव की तस्वीर ऐसी बदलेंगे कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। जी जी। तो उसी लेवल पे मैं लेके चली हुई हूँ। जी। और बहुत 5 साल जो मेरे निकलेंगे, आप वाकई में एक रिकॉर्ड देखोगे कि जो सरपंच पहले था उसने क्या करवाया, और इतनी साल रहे उसने क्या करवाया, और संतोष बेनीवाल क्या करवा रही है। जी जी। आप एक महिला सरपंच हैं, महिला हैं, राजनीति में भी हैं, तो महिला के प्रति आपकी क्या सोच है? महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए? देखिए, क्यों नहीं आना चाहिए, महिलाओं को राजनीति में क्या, हर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक कास्ट की महिला है, वो चूल्हे तक सीमित नहीं है, हर तरह से उसको बाहर निकलना चाहिए, और जो अपने जो मन में है ये चीज लेके चलनी चाहिए कि हम भी किसी लड़कों से कम नहीं है, तो महिला को आगे आना चाहिए। जी। अब राजनीति से हटकर कुछ बातें करते हैं मैम, जैसे अभी महिलाओं के लिए बात चल रही है कि महिला कुछ भी कर सकती है, लेकिन काफी जगह देखा जाता है ना, किसी के ड्रेस पे कमेंट किया जाता है, कोई महिला फील्ड में आगे निकल रही है, किसी के रहन सहन को लेकर कमेंट किया जाता है, कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है कि उसको अपने करैक्टर के बारे में भी सुनना पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे उन मर्दों को जो हमेशा ये सोचते हैं कि ये तो एक औरत है, क्या कर लेगी? नहीं, ये जो मर्दों की सोच होती है वो गलत होती है।
हर औरत एक जैसी नहीं होती, हम्म, हर चीज़ देख के और उस पे बात करनी चाहिए। क्योंकि जब महिला घर से बाहर निकलती है तो बहुत कुछ उस पे प्रेशर होता है हर तरह की, क्योंकि समाज ऐसा है। हम्म, समाज की जो सोच है उसको तो हम नहीं बदल सकते, पर खुद को तो बदल सकते हैं। हम्म, चलो समाज कहे उस हिसाब से नहीं चल सकते, पर मैं तो यही कहूँगी महिलाएं जब घर से बाहर निकलती है तो घर की मान मर्यादा का ख्याल रखे हम्म, और उनको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उनकी अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि जो हम कुछ गलत करेंगे बाहर तो हमारे परिवार पे इस चीज़ की आँच आएगी, हम्म। तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होती कि ऐसे उंगली उठाती। संतोष बेनीवाल के शौक क्या है? देखिए मेरा जो शौक है वो एक जुनून है हम्म, सबसे बड़ा। क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून उठता है कि मैं कुछ करूं, चाहे कहीं भी कोई बात आए तो मैं ये चीज़ लेके चलती हूँ कि ये कर सकता है, तू क्यों नहीं कर सकते। हम्म, मैंने ऐसी कोई गाड़ी नहीं छोड़ी हम्म, जो हमारे घर में आई और मैंने ना चलाई हो। हम्म, हालांकि जो मेरी शादी हुई थी उस टाइम में मेरे को मारुति दी थी, हम्म, चेतक स्कूटर भी मैंने चलाया है। जी, तो मेरे मन में ये चीज़ होती थी कि मैं क्यों नहीं चला सकती। हम्म, तो देखिए ये चीज़ होनी चाहिए, हम्म, हमेशा ही मेरा ये जुनून रहा और ये चीज़ रही मेरे में कि मैं कुछ ना कुछ नया करूं। जी, जी। खाने में क्या पसंद है? खाने में देखो सादा पसंद करती हूँ बिल्कुल, जो मिल जाए। खास करके तो मिर्च रोटी मिले तो बहुत अच्छी बात है। खाने के अच्छी साथ तो बनाना भी पसंद है? बनाना देखिए मैं हर चीज़ बनाना जानती हूँ। हम्म, और आजकल तो चलो बहुएं आई हैं तो उसके बाद मैं होटलों में खाना लग गई। जी, जी, पर हमारा जो परिवार था वो इतना बड़ा है कि हमारे जो मेंबर सारे इकट्ठे होते हैं तो 100 मेंबर होते ही होते हैं। हम्म, तो सबका खाना तो था, मैं खुद हाथों से बनाती थी। और जी, घर की जो पार्टी होती थी, बच्चों के जन्मदिन होते थे तो हम खुद घर पे ही मनाते थे, हम्म, कभी होटल में खाने नहीं गए थे। जी, हाँ जी, जी, हर चीज़ का शौक है। कोई किसी तरह का हलवा बनाना हो, खीर बनानी हो, और एक चीज़ ये नहीं कि 2-4 आदमियों का ही बने, मैं 50-50 100-100 आदमियों का खाना खुद तैयार कर देती हूँ। जी, जी। घूमने की सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है? देखिए घूमने को तो मेरे को तो वैसे तो शादी के बाद है ना, मेरे को घूमना फिरना इतना पसंद नहीं है। मैं घर छोड़ के खुश नहीं हूँ। जी, जी, और ना मेरे को बाहर का खाना पसंद नहीं है, तो बाहर घूमना फिरना मेरे को सूट नहीं करता वैसे तो। मैं कम ही जाती हूँ, क्योंकि अभी जैसे जाते हैं तो जैसे खाटू श्याम चले गए और चले गए तो धाम पे चली जाती हूँ, वैसे नहीं जाती मैं। जी, जी, जी। हाँ जी। ठेकेदार जी के साथ समय बिताने का आए कि हाँ, आप पूरे परिवार से अलग, राजनीति के अलग, आपने ठेकेदार जी के साथ समय बिताना है तो कहाँ जाना चाहेंगे? देखिए हम बच्चों को तो घर छोड़ के जाना है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा ज़्यादातर समय दोनों का साथ बीतता है। जी, जी। हाँ, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो उनके पास बैठी रहती हूँ, हुँ, और जब घर में आ जाती हूँ तो मैं उनको पूरा टाइम देती हूँ और हम हुँ। साथ-साथ ही बैठे रहते हैं सारा जी, दिन। जी। बच्चे भी वो बहू भी है, वो हँसती है कि मम्मी आपकी लड़ाई नहीं होती है। जी, जी। तो हमारा लगभग टाइम निकलता है वो साथ ही निकलता है। जी, जी। हाँ जी। नेचर कैसी है ठेकेदार जी? नेचर बहुत अच्छा है। काफ़ी कड़क है? हाँ, नहीं, नहीं बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ। सॉफ्ट भी है, कड़क की जगह कड़क भी है, हुँ, हुँ। पर मेरे लिए तो सॉफ्ट है। जी, जी। इस संदूकड़ी का क्या राज़ है? इस संदूकड़ी का राज जी, जी। ये बहू को दिया था गिफ्ट, हुँ, हुँ। उसका श्रृंगार बॉक्स है। जी, जी। हाँ, वो राज है इसमें। जी, जी। उसका श्रृंगार का सामान है, ज्वेलरी वगैरह रखती है। जी, जी। मेकअप का कितना शौक है? मेकअप का मेरे को ज़्यादा शौक नहीं है। हुँ, हुँ। पहले थे, जब ज्वेलरी वगैरह डालते थे, वो रहा। जब से राजनीति में कदम उठाया है तो उसके बाद में सारे शौक हुँ, हुँ। बंद से हो गए, हुँ। और ये चीज़ नहीं है, नॉर्मल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी। भगवान का दिया है सब कुछ, जी, जी। जो सामने है वो दिख रहा है। जी, जी। तो आज के पॉडकास्ट के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं तो आज के लिए यही संदेश देना ही चाहती हूँ कि अपनी जो इच्छाएं हैं उनको तो दबाई ना, हुँ, हुँ। पर किसी से डरे भी ना। जी, जी। क्योंकि
आज का जो सिस्टम देखते हैं तो महिलाओं को या लड़कियों को दबा दिया जाता है, तो अपनी जो इच्छाएं हैं उनको जागरूक करें और समाज में नाम भी निकालें। जी जी, आज हमारे चैनल के साथ बातचीत करके ऐसा लगा, क्या कहना चाहते हैं हमारे लिए? देखिए, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जब से मैं राजनीति में उठी हूँ इस चैनल की देन है जी, और जी। हर कदम मेरे को इन्होंने उठाने का काम किया। और मैं जो चैनल देख रही है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करी हमारी। जी जी, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। हाँ जी मैम, एक आज के समाज के लिए क्वेश्चन है। आज के समय में ना एक ट्रेंड चल गया, लिविंग रिलेशनशिप। जो पहले वाला समय था शादी का और एक औरत का जो पहले वाला समय था वो कुछ अलग था, और जो 1990 के जन्म से हैं, 1990 में पली बड़ी हैं, वो इस चीज को समझते हैं, आपा लोग इस चीज को समझते हैं। लेकिन जो युवा नई पीढ़ी आने वाली है, जो अभी शादी की राह पर हैं, बच्चे हैं, 18-19 साल की लड़कियां हैं, तो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा लिव इन रिलेशनशिप। देखिए, मैं लिविंग इन रिलेशनशिप है इसको बहुत गलत मानती हूँ, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो हमारे बुजुर्गों की जो पगड़ी है उसका सम्मान नहीं करते। उनको जैसे कोई लड़की देख लें या लड़का भी देख लें, कोई कहीं भी कुछ बात आती है, या तो बच्चों को सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए, और बच्चों को क्या, माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि वे बच्चों को संस्कार जो है वो अच्छे देने चाहिए। आज कुछ माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, वो डरती हैं। किस लिए? कि बच्चा कुछ गलत ना कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बच्चे गलत कर रहे हैं ना उनको रोकती नहीं है, वो उनका साथ देती है। तो ये धीरे धीरे करके आगे वो बच्चों को बढ़ावा देती है। क्योंकि चलो, मैं ये नहीं कहती कि बच्चों की जो पसंद है उसको ना पसंद किया जाए। मैं ये चीज़ कहती हूँ, बच्चों की जो पसंद है उसको समझो, देखो पहले। पर ये हक भी माँ बाप को होना चाहिए कि जो बच्चे ने पसंद किया है वो क्या है उसके लिए। फिर उस बात पे बच्चे को समझाना भी चाहिए कि आगे जो आने वाला भविष्य है। आज आप देख रहे हो, मेरे पास भी बहुत सारी पंचायतें आती हैं और जो रिश्ते नाते कुछ नहीं, हम देखें तो इतनी बुरी बुरी बातें होती है उन पंचायतों के बीच में, और बहुत बुरा हाल है बच्चों का। लड़कियां बहुत दुखी है इसलिए। तो सारा जो सिस्टम है ये इसी का ही है, क्योंकि बच्चे समझते नहीं है और गलत कदम उठाते हैं तो माँ बाप रोकते नहीं है। जी जी। तो इसका भुगतान है वो माँ बाप को करना पड़ता है। जी। और मैम, एक आज के समय में ना एक ट्रेंड चल रहा है रील्स बनाने का, और अभी हाल ही में मेरठ में बहुत बड़ा कांड हुआ है, जिसमें जो हुआ, एक औरत ने बेरहमी से अपने पति का कत्ल किया, उसको एक रील का ट्रेंड बना लिया। उसको आप कैसे देखते हैं? अभी अब हर एक औरत को ऐसे दिखाया जाता है कि वो मार देगी, ड्रम में बंद कर देगी। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो बार बार रीलें बन रही है। मैं तो कहती हूँ किसी की मौत हुई है, किसी की माँ का लाल गया है, किसी बहन का भाई गया है, तो लोगों को ऐसा भद्दा मजाक नहीं बनाना चाहिए कि हर बार ड्रम पे रील बना रहे हैं। उसकी जो सच्चाई है उसको सामने लाना चाहिए। बहुत ही गलत किया है जिस हिसाब से जो बातें आई हैं, पर ये जो सिस्टम है ये सारा है उसी मैटर का, लिव इन रिलेशनशिप। ये सिस्टम जो बिगड़ता जा रहा है तो इसी का भुगतान है। तो ये थे हमारे साथ दबंग लेडी संतोष बेनीवाल, जिन्होंने काफी अच्छा संदेश है इस पॉडकास्ट के माध्यम से दिया है, और काफी अच्छी सीख है जो आज की युवा पीढ़ी को दी है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।